तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे और कोई अपने पास उपाय तो अब है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में देखा और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था ओम का नियम, वो भी हमने देखा और प्रतिरोधों का संयोजन भी हमने लास्ट क्लास में किया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं और आते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आ जाए आपके पेपर में, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग होता क्या है, तो जैसे मान के चलो ये एक कॉपर का वायर है और इस कॉपर के वायर में हमें पता है बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे क्या होंगे एटम, और ये बहुत सारे एटम या बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ये कॉपर का वायर बना होगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉनों के गमन से। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको लिया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको लिया, इसने लिया, इसने इसको लिया, इसने इसको, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस स्पीड से होता है, समझ रहे हो ना, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जिस वेग से होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। बस इतनी सिंपल सी चीज है। इसे वेडी से हम प्रदर्शित करते हैं और एक वेडी देखें, मतलब अनुगमन वेग का मान काफी कम होता है, जो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से, देखो एक एटम था, उसके पास एक और एटम रखा था, तो एक एटम ने दूसरे एटम को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरे एटम ने तीसरे एटम, तीसरे परमाणु को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो इस बीच में जो गैप आया ना समय का, एक जगह एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे के तीसरे एटम में इलेक्ट्रॉन आने में जो गैप आया, जो समय का अंतराल हुआ, उसे ही हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, वेडी से। अनुगमन वेग को, श्रांति काल को हम ऐसे टाउ बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, है ना। उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग और श्रांति काल, ये जो बेसिक टर्म है, ये क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अनुगमन वेग से सीधा अनुगमन वेग की परिभाषा वगैरह पूछी जाए। अनुगमन वेग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से, अनुगमन वेग से ही हम अभी कुछ ही देर में ओम के नियम का सत्यापन पढ़ने जा रहे हैं। ओम के नियम को हम व्युत्पत्ति करेंगे। ओम का नियम पढ़ते आ रहे हैं 10वीं क्लास से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। लेकिन अभी तक हमने सत्यापित नहीं किया ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो वो हम सत्यापित करेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, हम V और E में संबंध देखते हैं, है ना। V और E में क्या देखते हैं, संबंध। E क्या है, V क्या है, V क्या है, VD, है ना। VD मतलब कि अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इन दोनों में, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम संबंध देखने वाले हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि स्टार्टिंग जो कंडीशन है कॉपर का वायर, यदि हमने इसमें कोई विभव, कोई व्यवधांतर नहीं लगाया, आपको पता है विभव व्यवधांतर के कारण ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं पोटेंशियल के कारण, है ना। यदि वो नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, कहीं भी घूम रहे, कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होगा, जब हम उसमें विभवांतर लगाएंगे। विभवांतर लगाएंगे तो एक ही दिशा में, है ना, कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ये इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे धनात्मक दिशा में। तो यदि हम स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में जो उनका प्रारंभिक वेग u था, वो क्या होगा, 0, क्योंकि ये कब की बात हो रही है, जब व्यवधांतर शून्य, व्यवधांतर क्या हो, व्यवधांतर शून्य,
तो विभवांतर शून्य होने की दिशा में म्यू क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब कोई विभवांतर क्या हो, जब यदि कोई विभवांतर उसमें लगा दिया, एक किसी सर्किट लिया और इसमें हमने विभवांतर कोई पोटेंशियल एक सेल मान के चलो हमने इसमें लगा दिया, जैसे ही हम इसको एक सेल से क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगेंगे। तो उस समय पर इनकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कैसे वो कितना होगा, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी हमने, है ना, स्पीड की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमने देखी गति का प्रथम समीकरण, वो क्या होता है v = u + at, v = u + at। हम किसकी वेलोसिटी, किसके वेग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग की बात कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है vd, और u क्या होगा, ये हमने देखा u क्या होता है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन का कितना था 0, और a क्या होता है ये तो हम जानते हैं, ये क्या होता है त्वरण, उसको हमने ले लिया, और t हम ये कौन सा t है, ये श्रांति काल वाला t, और श्रांति काल वाले t को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या आ गई a × टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई a × में टाउ। इतना शायद आपको समझ में आया होगा कि हमने स्टार्टिंग में जब विभवांतर नहीं लगाया तो जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था अपना 0 था। जब हमने उसमें कोई विभवांतर लगाया है तब उसमें वेग में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कितना परिवर्तन हुआ, तो इतना परिवर्तन हुआ गति के प्रथम समीकरण से v = u + at। अब v कौन सा वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन के वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, vd आ गया, u 0 हो गया, a और टाउ। इसको हम समीकरण 1 नाम देकर यहीं छोड़ते हैं। अब हम एक चीज जानते हैं कि F = क्या होता है, F = क्या होता है, F = होता है m, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज द्वारा जो बल का अनुभव किया जाता है वही क्या कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम यहाँ से F निकालें तो F = क्या आ जाएगा, F = आ जाएगा E × Q, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ F की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, F की वैल्यू हम रख सकते हैं E × Q = m। अब ये Q क्या है, Q आवेश है, हम किस आवेश की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो Q की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Q की जगह पर हम E रख सकते हैं, माइनस चार्ज होता तो माइनस लगा दिया उस पर, = क्या आ गया ma आ गया। अब यदि हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आ जाएगी -Ea/m, क्या आ जाएगी -Ea/m, ठीक है ना। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब यदि हम a का मान समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से मिल जाएगा Vd = a की जगह पर -Ea/m इंटू में क्या है टाउ, तो ये आ गया Vd = Ea/τ/m। और यही क्या है भाई साहब, यही है संबंध, किस किस के बीच का संबंध है ये संबंध है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Vd मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से जरूर देखिए, है ना। तो स्टार्टिंग से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब हमने विभव नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग था वो हमने 0 माना। जैसे ही उसमें कुछ विभवांतर हम लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन आएगा वो हमने गति के पहले समीकरण से v = ut से निकाला, u की वैल्यू 0 है, a एक्सेलरेशन है, t को क्या है क्रांतिकाल है, यहाँ क्रांतिकाल की बात हुई टाउ, और v क्या है vd, a टाउ हो गया। अब हमने देखा F = m है, E = F/a, F से इसकी वैल्यू निकाली, इसमें पुट की रख दी, समझ में आया। तो देखो डेरिवेशन सारे ना, यदि आपको बस ये पता चल जाए उस व्यंजक की कि व्यंजक को हमें स्टार्ट कहाँ से करना, आपको हर एक व्यंजक, यदि आपको कोई सा भी व्यंजक करना हो, पूरी फिजिक्स में कोई सा व्यंजक करना हो तो उसका एक रिदम होता है, वो करने के लिए आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से इस व्यंजक को स्टार्ट करना है। बस यदि आपने एक चीज पर ध्यान दे लिया कि ये व्यंजक, ये डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप पूरा फ्लो में उसको कर दोगे, ये मेरी गारंटी। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए
कि इस व्यंजक को स्टार्ट हम किस पॉइंट से करें, वो थोड़ा सा आपको मेमोराइज ही करना होगा। तो आप बोलोगे सर इसको यही से क्यों किया, क्योंकि यहीं से हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसको जब आप यहां से लेकर चलोगे तभी इसमें संबंध बता पाओगे, सबसे अच्छा तरीका है, समझ में आ रहा है ना। तो आप सबसे पहले आपका काम है कि ये व्यंजक, कोई भी व्यंजक हो पूरी फिजिक्स का, आपको ये पता करना होगा कि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। यदि आपने ये ध्यान दे दिया कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है तो फिर पूरा व्यंजक बनता हुआ चला जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम एक और चीज देखते हैं कि अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध और देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी के आगे फिर अपन चलते चलते ओम के नियम का सत्यापन भी उसी से करें, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध, ठीक है ना, धारा में संबंध। अब अनुगमन वेग को हम किससे दर्शाते हैं, Vd, किससे दर्शाते हैं Vd, ठीक है ना। और धारा को हम किससे दर्शाते हैं I, तो हम Vd और I में संबंध देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब फिर से वही बात है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि इसको कहां से स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर से वही भाई तांबे का तार को इतना ले रहे हैं कि कुछ देर बाद खत्म ना हो जाए, नहीं, हर चैप्टर में अपन तांबे के तार का यूज कर रहे हैं। यदि हमने एक तांबे का तार लिया है ना, जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a, और इसकी लंबाई कितनी है a। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया और लंबाई क्या ले ली हमने इसकी a। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब यदि हम इसमें बात करें n, यदि हम लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट में वॉल्यूम, है ना। हमने क्या लिया, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और अपॉन में आयतन, ठीक। तो यदि हम यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो क्या आएगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के कितनी आएगी n, और आयतन भी क्या होता है, आयतन भी बराबर होता है a into l। आयतन होता क्या है, क्षेत्रफल गुणित में l, लंबाई, है ना। आयतन भी इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ, यही होता है कि आयतन एक सिलेंडर का, ठीक। चलो अब यदि हम देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों के क्वांटीकरण से हमने देखा कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू में E, ठीक है ना। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n, a इनटू में l और इनटू में E। तो इलेक्ट्रॉन ये आ गया अपना NaL और ये E, अभी पे चार्ज है तो एक तरह नेगेटिव चार्ज भी लगा सकते हैं, ठीक। अब यदि यहां से भी क्या निकालें, करंट निकालें, क्या निकालें, करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, है ना। करंट कहलाता क्या है, करंट होता क्या है, करंट क्या होता है कि पर यूनिट दिए गए समय में जितने आवेश जो चल रहे होते हैं वही क्या कहलाता है, करंट। ये हम डेफिनेशन कल ही देख चुके हैं। यदि करंट I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और यहाँ से Q का मान हम यहाँ रखें तो यहाँ यदि हम देखें तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N माइनस ही लगा सकते हैं, NaLE, इसी को हम इस साइड कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस NaE, और यहाँ हम लिख रहे हैं L अपॉन में T। अब जल्दी से बता दो ये L अपॉन में T है क्या, L क्या है, लेंथ या लंबाई, और T क्या है, T है समय।
जल्दी से बताओ, टाइम स्टैम्प रोको और जल्दी से बताओ ये L/T क्या होता है, कहीं पढ़ा है क्या? क्या 11वीं क्लास में इसका कहीं उपयोग किया है ना? जरूर किया है, सोचो सोचो सोचो, है ना? वीडियो को पॉज करो, सोचो, टाइम स्टैम्प में कमेंट करके जरूर बताना। तो आपने पढ़ा होगा वेग। वेग क्या होता है? दिए गए समय में तय की गई लंबाई, तय की गई दूरी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इतनी ही दूरी तो तय कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन t समय में इतनी दूरी क्या कर रहा है? तय कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन t समय में L दूरी तय कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसका अनुगमन वेग कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी क्या अपनी? L/T, क्योंकि दिया गया मार्ग क्या है उसके लिए, दिया गया रास्ता कितना है? L है, और t उसको लग रहा है क्या? समय। तो L/T दिए गए मार्ग की लंबाई बटे समय क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -n AE VD, है ना? मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि धारा जो होती है वो समानुपाती होती है किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन हो गया, कौन सा? धारा में और अनुगमन वेग में संबंध। समझ में आया? अब इसको कहां से स्टार्ट करना है? इसको यहां से स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्टिंग देखना बस, फिर पूरे एक फ्लो में ही आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। समझ में आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। चलिए अब आगे हम देखते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति, है ना? तो ओम का नियम जो है V is directly proportional to I, V is directly proportional to I, कब से हम इसको रटते हुए देखते हुए चले जा रहे हैं ना, करीब 10th क्लास से तो हम देखते हुए चले जा रहे हैं। तो अब हमने वो मान लिया था ना, हमने बस मान लिया था कि हाँ भाई ऐसा होता है कि विभवांतर जो है बढ़ाने पर क्या बढ़ जाती है? धारा बढ़ती है। विभवांतर बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी। तो ये तो हमने बैठ गई थी हमारे मन में बात। इसके हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया था, फुटबॉल वाला हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जितने जोर से किक करो उतने जोर से फुटबॉल आने जाएगी। लेकिन भाई फिजिक्स है, और ये फिजिक्स कौन सी क्लास की है? 12th क्लास की फिजिक्स। और 12th क्लास की फिजिक्स ऐसी है जो कि आपको ना बिना डेरिवेशन, बिना व्युत्पत्ति के सबूत मांगती है भैया। क्योंकि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ नेचर, प्रकृति है। प्रकृति को समझना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है प्रकृति, है ना? तो आप उसको सब कब समझोगे? जब आपको उसको ऑब्जर्व करोगे। और फिजिक्स जब तक आप व्युत्पत्ति करके नहीं बताते, जब तक वो नहीं मानती। हमें भले दिख रहा है कि V is directly proportional to I, लेकिन भाई उसको पेपर में हमें सॉल्व करके बताओ ऐसा होता है। यदि ऐसा है तो चलिए अब करते हैं। तो हमने अभी देखा कि धारा में और अनुगमन वेग में संबंध हमने अभी देखा क्या आया? I is equal to -ENA BD, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। M क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। A क्या है? ये वो दिया है। A क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना? और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ठीक है? यदि हम क्या करें, ये जो VD की वैल्यू है इसको समीकरण दे दो, समीकरण 2 दे दो। तो VD का जो मान है वो हम कहाँ रख दें? VD का मान हम रख दें समीकरण नंबर 1। VD का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख के देखते हैं क्या होता है। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू आ जाएगा -ENA, और VD की जगह पर -E और E और टाउ अपॉन में M, ये कुछ अपन ने मान रख दिए। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई साहब? प्लस हो जाएंगे। E से E स्क्वायर हो गया, N आ गया, A आ गया, ठीक है ना? और क्या आ रहा है? और टाउ आ गया, अपॉन में M आ गया, और बाहर हमने किसको रख दिया? बाहर हमने E को रख दिया। E से E स्क्वायर आ गया, N आ गया, A आ गया, साथ में टाउ आ गया, N। अब हमने इसको बाहर क्यों रखा है? अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू, जल्दी से याद करो, हमने पढ़ा था संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध आया था, वो आया था E इज इक्वल टू V अपॉन में X।
या dv/dx या फिर v/x, और x क्या थी, उसकी लेंथ थी, और हमने लेंथ लंबाई कितनी मान ली, l मान ली, तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे, l रख देंगे। तो e की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, e की जगह पर मैं रख सकता हूँ यहाँ स्क्वायर n a टाउ अपॉन m, और e की जगह रख सकता हूँ v/l, क्या रख सकता हूँ, v/l। अब यदि यहाँ मैं रखूँ इसको तो e स्क्वायर n a l अपॉन टाउ, ये टाउ है ना, अपॉन में m इंटू l, और ये आ जाएगा v। अब यदि यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल पलटेगा, उल्टा हो जाएगा, m l अपॉन में e स्क्वायर n a टाउ, और यहाँ आ गया v, क्या आ गया यहाँ v। अच्छा आप यहाँ देखो m क्या है, m मास है, इलेक्ट्रॉन का मास नियत रहता है, l क्या है, उस तार की लंबाई है, तार की लंबाई भी कैसी रहेगी, बिल्कुल नियत रहेगी, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन नियत रहेंगे ही, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी नियत रहेंगे। a क्या है, क्षेत्रफल है भाई, वही बाहर रहेंगे, बदलेंगे तो है नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि ओम का नियम कब लागू होता है, जबकि सारी भौतिक परिस्थितियां समान हो, तो हम a को भी नहीं बदल सकते, और टाउ क्या है, टाइम है, जो शांति काल है वो भी चेंज नहीं हुआ। मतलब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है, ये सारी की सारी कैसी है, ये सारी की सारी नियतांक, कैसी है, ये नियतांक है। यदि ये सारी की सारी वैल्यू नियतांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और मुबारक हो बच्चों, यही तो है क्या, ओम का नियम, यही क्या है अपना, यही है अपना ओम का नियम। और इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार v इक्वल टू आता है ri, और r की वैल्यू क्या हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, तो r की लो एक और यहाँ पर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का एक और सूत्र मिल गया, m/l e स्क्वायर n a टाउ। एक और भाई साहब अपन को क्या मिल गया यहाँ, बहुत ही जबरदस्त क्या मिल गया, प्रतिरोध, क्या मिल गया, प्रतिरोध का एक और सूत्र हमें यहाँ से मिल गया। अब यदि यहाँ आप गौर से देखो तो R इज इक्वल टू आपको मिलेगा m e स्क्वायर n टाउ, और साथ में यहाँ क्या मिलेगा, L अपॉन में a, देखो ये L अपॉन में ये a, तो R इज इक्वल टू क्या मिल गया, m e स्क्वायर n, ये z नहीं है, ये टाउ है ना, ये क्या है, टाउ, टाउ मतलब शांति काल, और L अपॉन में a। कुछ याद आ रहा, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, बस एक और कुछ निकलने वाला है। हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन, जल्दी से कमेंट करके बताओ रो क्या है, क्या है रो, रोना नहीं है, रो बताना है क्या है, रो क्या है, तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। मुबारक हो बच्चों, यहाँ से एक और चीज की आपको नया डेफिनेशन, नया फॉर्मूला, नया सूत्र मिल गया कि रो इज इक्वल टू m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। इतने सारे आज तो फॉर्मूले के फॉर्मूले निकल रहे हैं भैया। एक व्यंजक किया, हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी थी, उसके पहले हमने कर लिया भाई साहब किसमें, धारा में और अनुगमन वेग में संबंध करना पड़ा, और यहाँ पर हमने फिर किसमें किया, अनुगमन वेग में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाला। फिर उससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, उसको हमने कैलकुलेट करके ओम के नियम की व्युत्पत्ति की। ओम के नियम की व्युत्पत्ति करने से हमें प्रतिरोध का एक और सूत्र मिल गया, उस प्रतिरोध के सूत्र से हमें विशिष्ट प्रतिरोध का भी एक और सूत्र। अब देखिए आप एक ही डेरिवेशन में 4 से 5 क्वेश्चन क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपको कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताओ, दूसरा बन सकता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ, तीसरा अभी किया हमने कि सिद्ध करो कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति सिद्ध करो, चौथा यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला निकल के आया, पांचवा यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का भी फॉर्मूला निकल। अब देखिए एक डेरिवेशन में आपको 5 चीजें मिल रही, समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इस बोर्ड पे जो लिखा है वो बोर्ड की परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं ये
तो शायद बोर्ड में जो लिखा है वो बोर्ड की परीक्षा में मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, ठीक है। चलिए आप अपन आगे। हाँ हाँ बच्चों, आज का टॉपिक उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई अपनी, उनका नियम भी हमने समझा, जो कि परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जहाँ भी आपको जो भी समस्या लगती है, वो टॉपिक लगते हो, न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा कोर्स आगे हो जाए तो न्यूमेरिकल भी अपन आगे करेंगे। जहाँ भी जो आपको समस्या लगती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके देखें। कमेंट हम आपकी रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, और जो भी समस्या हो ज़रूर बताएं, और हमारे साथ ही बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है। बहुत बहुत